इस बार के बजट के बीच में अगर देश की जनता खड़ी है तो बहुत सारी चुनौतियां अब कहीं ज्यादा व्यापक तौर पर सरकार के सामने है। उम्मीद, आस, भरोसा जो कहिए, लेकिन इन सब के बीच अब आने वाले वक्त में महंगाई तो होगी, कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन कुछ सवाल शुरू करते हैं, चूंकि दिल्ली और मुंबई या महानगरों में या नौकरी पेशा लोगों के जहन में ये सवाल बार बार था। और हमारे साथ जो तमाम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में, बजट से पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे थे। राजेश जी, माइक उठाइए और बताइए। टैक्स में कोई रियायत नहीं, कोई बदलाव नहीं। सर, टैक्स में रियायत डायरेक्ट तौर पे नहीं है, पर इनडायरेक्ट तौर पे है। 87A, उसमें 2 करोड़ की रियायत थी, 2 लाख की, 2000 की रियायत थी, 5000 कर दी गई। अगर 2 से 5 जब कर दी गई है तो उसमें अगर हम एक इफेक्टिव टैक्स जो 2.5 लाख माना जाता था, 270 हो गया था, वो 270 की जगह 3 के आसपास आ गया है। तो वो एक इफेक्टिव चीज है। दूसरी, एक रेंट लेने वाले, जो आदमी नया मकान रेंट पे लेता है, उसमें 24,000 तक की छूट थी, जो 60,000 कर दी। तो जो लोग आज भी अपना मकान नहीं खरीद पाए हैं, वो रेंट पे लेने के लिए उनको टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। एक VDIS की स्कीम जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कोई भी आदमी, जब गवर्नमेंट ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज ला रही है, तो जो पुरानी ब्लैक मनी ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर में चलती है, उसको कहीं ना कहीं अगर हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं तो ये VDIS की स्कीम 45% टैक्स दे करके जो हम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी एक स्कीम। प्रकाश जिंदल जी, जरा माइक उठाइए और बताइए कि क्या, 2-3 सवाल थे। रोजगार कैसे निकलेगा, जो रोजगार कर रहे हैं उनकी कमाई कैसे बढ़ेगी, परचेजिंग पावर और ज़्यादा कैसे बढ़ेगा, टैक्स में रियायत, उसके बाद का सवाल भी आता है। ये जो मिडिल क्लास का दायरा है, इसमें राहत है? जी हाँ, मैं 10 सेकंड पहले चाहूँगा, ये बजट क्या है, ये गो रूरल बजट है। इस एक पिक्चर आई थी, मेरा गांव मेरा देश, वो ये बजट बता रहा है। और पूरा का पूरा फोकस रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर इंडिया पे है। इलेक्शंस भी आने वाले हैं, कहीं ना कहीं पीछे भी इलेक्शन रहे हैं। अब जहाँ तक है मिडिल क्लास की बात, आई थिंक मिडिल क्लास को बहुत चीज़ें रिक्वायर्ड थी, डिज़र्व करती थी, वो चीज़ें नहीं मिली हैं। कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा इस तरीके से कि रूरल डिमांड जब जनरेट होगी तो वो कहीं ना कहीं शहरों तक आएगी, कॉर्पोरेट्स तक आएगी। इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट्स को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, बट डायरेक्ट बेनिफिट पूरा का पूरा रूरल इंडिया को दिया गया है, एग्रीकल्चर को दिया गया है। उनके लिए कई अच्छी स्कीमें लाई गई हैं। जहाँ तक मार्केट्स है, आपने ऑलरेडी देखा है मार्केट्स किस तरीके से टैंक की हैं। बैंक्स को जहाँ रिलीफ चाहिए था, बैंक्स को वहाँ रिलीफ बहुत कम मिला है। जो योजनाएं थी सरकार की, जो योजनाएं हैं मौजूदा वक्त में, आप माइक उठाएं। मीम अफजल, अच्छा आपके उसमें लगा हुआ है, माइक उठाने की जरूरत नहीं है। ये लगातार बहस चल रही है कि जो योजनाएं सरकार इससे पहले अपनाए हुए थी, उस दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन नई योजनाओं के जरिए राहत है या डिरेल्ड स्थिति है? कांग्रेस का नजरिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी हम बजट का कोई तस्करा करें तो हम इस बात को ना भूलें कि पिछले बजट में जो जो वादे किए गए थे वो किस हद तक पूरे हुए। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। वो सबसे बड़ी मिसाल होगी आपके सामने, जिसमें हमने वादा किया था कि गंगा की सफाई की जाएगी। जाहिर है इसका बराह रास्त ताल्लुक़ सिंचाई से भी है और इससे कृषि को बहुत फ़ायदा होने वाला था। ये 2014-15 में 20,000 करोड़ रुपया उसके लिए आपने एलोकेट किया था। उसमें कितना खर्चा हुआ? 0। अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक मीटिंग हुई थी जिसमें 44,008 लाख रुपये, 44,08,000 रुपया, 80,000 रुपया खर्च किया गया था। उसके अंदर सिर्फ 75,000 रुपये की फ्लावर डेकोरेशन हुई थी और 5 लाख रुपया एडवर्टीज़मेंट में तक खर्च हुआ था। लेकिन उस स्कीम ने कहाँ तक आगे अपना काम किया, गंगा की कितनी सफाई हुई, ये साबित करता है कि सरकार ऐलान करने में का बहुत शौक़ रखती है, काम करने का शौक़ नहीं रखती है। ऐलान में और काम में बहुत फ़र्क है। शाहनवाज जी, नमामि गंगे का जिक्र हो रहा है, ऐलान कर दिए, बात आगे नहीं बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वाकई सरकार पहले बजट जो पूर्ण बजट था और दूसरा बजट आज जो है, इसमें कोई तालमेल आप देख पा रहे हैं, या आपको लग रहा है नहीं, कुछ नई चुनौतियां आकर खड़ी हो गई? नहीं, नई चुनौतियां जो थीं जिसको हम नहीं एड्रेस कर रहे थे बहुत सालों से, उसको एड्रेस किया। आपके पैनल पर सही कहा गया कि मेरा गांव मेरे देश का बजट है। ये गरीबों के लिए, खासकर किसानों के लिए ध्यान में रख के बजट है। हम लोग वही चीज़ों की चर्चा करते हैं जिन चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं, लेकिन देश की 70% से ज़्यादा आबादी गांव में बसती है, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है।
और आप देखिए कितने अच्छे समाचार है कि आज फॉरेन रिजर्व जो हमारा है वो करीब इतना ज़्यादा है जितना कभी नहीं था। जीडीपी बढ़ी है और उन चीज़ों पर जी। शहनवाज जी, आपको अच्छा लगा मेरा गांव मेरा देश? हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल मेहता साहब भी हैं। इन्हें याद आ रहा है कि जय जवान जय किसान में जय जवान पहली बार पढ़ा ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। वो इस बात से दुखी हैं कोई बजट में उसका जिक्र तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? आप जान रहे हैं कि जो किसान हैं, जब हम किसान की बात करते हैं तो जवान की भी बात करते हैं। यानी आप किसान को सिर्फ बुजुर्ग ही तो नहीं मानते। आज हमारे देश के किसान भी युवा हैं और गांव की जब चिंता करेंगे तो गांव के नौजवान की चिंता है। जब गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, किसानों के लिए इतनी सारी सुविधाएं आई हैं, तो उसके बाद जवान की भी चिंता है। जो जनरल साहब, हमें लगता है उनका एक मिनट उनका सवाल सुन लीजिए। हमें लगता है ये पहली बार वैसे हर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। मिलेगा जवानों को ही मिलेगा ना। शहनवाज जी, अब ठीक कह रहे हैं। पहली मर्तबा इतिहास में कम से कम पिछले 20 सालों से मैं बजट सुन रहा हूँ। हर एक बजट में डिफेंस बजट के बारे में बातचीत होती है। फौजी जितने भी जवान हैं सियाचिन पर जो कठिन स्थान पर उनकी डिप्लॉयमेंट है, उनकी बड़ी बड़ी तारीफ होती है और पूरा सदन तालियों से गूंज उठता है। और इसके साथ साथ वित्त मंत्री ये कहते हैं कि अभी के लिए हमने इतना पैसा बढ़ाया है, आगे जितना भी पैसा चाहिए डिफेंस फोर्सेस को वो हम देंगे, हम उसके लिए उसको उपलब्धि करेंगे। इस मर्तबा पता नहीं क्या हुआ, सुनते हैं पैरा 86 है उनकी स्पीच का, लेकिन वो बोले ही नहीं कुछ। तो इसमें भी कोई राज है क्या? जी शहनवाज जी। नहीं जी, जनरल साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं और ये अप्रिशिएट करेंगे कि जिस तरह से हमारी सरकार ने डिफेंस में जो रुके हुए काम थे, बहुत सी चीज़ों की ख़रीदारी नहीं थी और डिफेंस का बहुत सारा सामान जो बहुत सारे बैकलॉग थे उसको हमने दूर किया है। तो कई चीज़ें होती हैं कि सरकार की नीयत पे जाइए। सरकार ने फंड की जो कहा है, ये कमिटमेंट है सरकार का कि हम डिफेंस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिस परिस्थिति में भी देश रहे हम अपनी उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस बजट में भी उसका जिक्र है। अब ये सही है कि जब पूरी बजट स्पीच होती है तो जो नहीं करते हैं वो ज़्यादा उस पर जोर देते हैं। आज तक तो जोर दिया गया जनरल साहब, किया किसी ने नहीं, लेकिन हमने किया है और हमने उसका ढिंढोरा नहीं पीटा है, ज़रूर हमने उसको करके दिखाया है। एक दूसरी स्थिति, जितना इस सरकार ने किया है उतना कभी किसी सरकार ने किया नहीं। रसोई में चले चलते हैं। दिनेश अग्रवाल जी, सर्विस टैक्स का बढ़ना 0.5%, महंगाई को लेकर सरकार की बेचैनी अभी से नहीं बल्कि 2014 के इलेक्शन के समय से थी। नारे देश भर में पटे पड़े थे। आज जब बजट आया तो क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का बजट पॉपुलिस्ट बजट रह गया है। सब तरफ कुछ कुछ छोटा छोटा कर दिया है, कोई डायरेक्शन इमर्ज नहीं होके आ रही है। जीएसटी पे कोई डायरेक्शन निकल के नहीं आई, लैंड रिफॉर्म पे कोई डायरेक्शन निकल के नहीं आई, इसलिए छोटे और स्मॉल मंझोले कारोबारियों के लिए भी कुछ छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं। ये बजट और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, ब्यूरोक्रेसी बढ़ाता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता कि डायरेक्शन में कहीं चेंज हुआ हो, महंगाई में कहीं चेंज हुआ हो। और ये तो तब की बात है जब आज $30-35 का क्रूड ऑयल चल रहा है, जो कि रहने वाला नहीं है। कम से कम $50-60 तो हो ही जाएगा अगले साल भर के अंदर, क्योंकि $120 से आया है ये। और ऐसे केस में आप सर्विस टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, क्रूड ऑयल भी बढ़ जाएगा, तो आप कैसे संभालेंगे महंगाई को? अंशुमन जी, जरा इसको इस रूप में भी हमको लगता है बताना चाहिए, क्योंकि सरकार के सामने विजन है क्या, या मौजूदा वक्त की चुनौतियां एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ हर बार निकल कर आ रही है? देखिए, इस बजट के अगर इनडायरेक्ट प्रपोजल देखें तो एक बड़ा संकेत देते हैं कि सरकार शायद जीएसटी की आस छोड़ चुकी है, क्योंकि जीएसटी की तरफ बढ़ने वाली कोई सरकार इस तरह से सेस नहीं लगाएगी। क्यों सेस जो, जब आप एक कॉमन टैक्स मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पूरे देश में एक समान दर हो या 3 दरें हो, तो आप इस तरह से सेस पर सेस नहीं लगाएंगे। आप उस वित्त आयोग की सिफारिशों के हिसाब से जब एक ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर की जरूरत है तो आप ऐसे सेस नहीं लगाएंगे। इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जीएसटी अब पिछले
बैक बर्नर पर चला गया है और सरकार फिलहाल मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के साथ रहना चाहती है। विपिन सापरा जी, एक मिनट आप उठाएं माइक। इस टैक्स के मसले को लेकर बड़ी उलझन रहती है मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के बीच में। आपके साथ बैठे सहयोगी ने कहा नहीं, बैक कुछ राहत मिली है, क्या ये पूर्ण होती है? जो राहत का सवाल है सापरा जी। देखिए, जो उम्मीद थी उससे कम राहत मिली है। मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगा यहाँ पे। एक इन्होंने कहा कि सर्विस टैक्स लग गया, जीएसटी की कोई आशा लग नहीं रही है। तो सर्विस टैक्स का 15% होना 14.5 पहले था, 0.5 अभी बढ़ गया, तो ये एक महंगाई बढ़ाने वाली बात है। मेक इन इंडिया की तरफ इन्होंने कुछ कदम बढ़ाए हैं, जहाँ पे इन्होंने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, कुछ चीज़ें और जो करना था, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स पे भी इन्होंने कुछ रियायत दी है। तो ये कोशिश तो की गई है कि इनडायरेक्ट टैक्स साइड पे कि उनको बेनिफिट दिए जाएं। डायरेक्ट टैक्स पे जो उम्मीद थी वो शायद पूरी नहीं हो पाई है। ओके, मुखी साहब जरा आप माइक पकड़ें एक मिनट। मुखी साहब इधर वाला माइक दीजिए उनको। ये माइक अच्छा लगा हुआ है। मुखी साहब, ये एक सवाल है, चूंकि दिल्ली में हमने देखा एक आम आदमी पार्टी ने एक प्रयोग किया मोहल्ला को लेकर, हॉस्पिटल्स, मुफ्त दवाई का प्रयोग किया। हमने फर्स्ट टाइम सरकार के बजट में देखा सस्ती दुकानें देश भर में 3000 खुलेंगी दवाइयों की। हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, डायलिसिस सस्ता उपलब्ध होगा। गवर्नमेंट का नज़रिया पहली बार उस वेलफेयर स्टेट को भी लेना चाह रहा है जो अभी तक बजट में नज़र नहीं आता था, या मौजूदा वक्त की पॉलिटिक्स कहती है आप उस दिशा में भी सोचिए? नहीं, देखिए, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट तो है ही सरकार के दिमाग में, किंतु मैं जो कमेंट करना चाहूँगा, अलग अलग बातें आ रही हैं, हम एक बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। देश की आज़ादी के पश्चात पहली बार एक ऐसा बजट पेश किया गया है जिस क्षेत्र में हम पिछड़े हुए थे उस क्षेत्र के अंदर ग्रोथ रेट देने की कोशिश की गई है। हमारा ग्रोथ रेट बहुत बड़ा है, हमारा 7.6% ग्रोथ रेट है, किंतु एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट नहीं था। और सारा बजट जो है ओरिएंटेड खेत खलियान और एक रूरल एरिया के विकास के लिए है। मैं चाहूँगा कि बजट का जो एनालिसिस आप करना चाह रहे हैं इस दृष्टिकोण से देखें। आफ्टर ऑल 70% पॉपुलेशन आज भी खेत खलियान पर निर्भर करती है। इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड ऑन मेनी अकाउंट्स कि पहली बार देश के इतिहास के अंदर ऐसा बजट पेश किया गया है जिसमें पूरी चिंता की गई है रूरल एरिया के अंदर रहने वाले भाइयों की, किसान की, खेत की, खलियान की। मैं समझता हूं तुम ठीक डायरेक्शन के अंदर बजट पर डिस्कशन कर सकें। तो ये कितना आसान और कितना मुश्किल है? जब पहला बजट पेश किया जा रहा था पूर्ण, तो उसमें एक रिफॉर्म का विजन था और उस समय जो तर्क दिए गए थे वो एक दूरदृष्टि वाले तर्क थे। और अभी आप कह रहे हैं कि किसानों पर जिक्र हो रहा है, जीडीपी में योगदान एग्रीकल्चर का कितना है, वो लगभग 12% पर आ गया है। तो ये कितना मुश्किल होता है पॉलिटिकल तरीके से चीज़ों को झटके में डाइवर्ट कर दिया गया। सर, मेरी निवेदन ये है कि जब एक व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बजट पेश करता है, आप कमेंट्स ये करेंगे इस पर कमेंट नहीं किया, इस पर बात नहीं है, वो वाजिब नहीं है। ओवरऑल आप देखिएगा बजट को इस दृष्टिकोण से देखिएगा कितना बड़ा एफर्ट है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करने के लिए कमिटमेंट किया है। इसी तरह से जो आपका ग्लोबल रेट है, ग्रोथ रेट 3.4 से कम होकर 3.15 पहुंचा है और हमारा ग्रोथ रेट पहुंचा है 7.6% के ऊपर। और इसी प्रकार से जो योजना राशि है, पहली बार 15.3% की वृद्धि एक साल के अंदर की गई है। आफ्टर ऑल एक आम व्यक्ति का जो संबंध है बजट के साथ वो इस पर है कि आपकी योजनाओं के ऊपर कितना खर्च किया जाता है। योजना राशि पर पहली बार 15.3% की वृद्धि की गई है। इस अकाउंट से बजट को देखा जाना चाहिए। दूसरे हिस्से में आई जाखड़ साहब, जरा आप उठाएं ये माइक और बताएं कि एग्रीकल्चर और जो किसानों का जिक्र लगातार हो रहा है, इसको लेकर इस बजट में क्या किसानी को राहत मिलेगी? देखिए जी, इस बजट में जो खेती पर और सिंचाई पर जो अलोकेशन है वो 26,000 करोड़ से 47,000 करोड़ चला गया है। 90% का इंक्रीज़ है। तो जब आप इस 90% को देखते हो तो ज़रूर अपने ये कह सकते हैं कि बजट में खेती की तरफ झुकाव है। परंतु साथ ही साथ इस बजट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जैसे पुराने बजट में नहीं थी। जैसे एफएम ने कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए हम कृषि ऋण देंगे, पर यह भी हकीकत है कि 50% कृषि ऋण इंडस्ट्री ले जाती है किसानों के नाम पे। और एक मुद्दा कई दिनों से अभी उठ रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। तो हमने
आरबीआई गवर्नर साहब को ये बोला है कि 10,000 जो सबसे बड़े 10,000 लोन डिफॉल्टर्स हैं फार्म लोन के, अगर उनकी लिस्ट रिलीज़ करी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें एक भी किसान नहीं होएगा। और दिस इज़ द ट्रांसपेरेंसी जो हम चाह रहे थे कि इस बजट में आए। ओके, जरा एक मिनट टिकैत साहब को दीजिए, जो कि बजट से पहले वो हमारे साथ बैठे हुए थे। अब आप बताइए, जो जिक्र हो रहा था, जिक्र कर रहे थे किसानों को लेकर। जिक्र तो किसान का हो रहा है, हाँ, ये भी हुआ है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुए तो हर पॉलिटिकल पार्टी किसान का जिक्र कर रही है। इस बजट में उम्मीद ये थी कि किसानों पर जो कर्जा हुआ उसको माफ करा जाएगा। ये किसान, गांव का किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि कर्जा गलत पॉलिसी से हुआ। आज भी किसान को भाव नहीं मिलता। आज भी आरबीआई गवर्नर या जितने भी बैंकिज है वो लोन बढ़ाने की बात करते हैं। सरकार ने भी लोन बढ़ाने की बात करी है। अब हम इनको इतना कर्जा देंगे, वो उतारेगा कहाँ से कर्जे को? ये एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है किसान की जमीन छीनने का। किसान की जमीन छीनने का काम है ये। आज अगर बैंकिंग ये कह लगे जी हमारा कर्जा वापसी दे दो, किसान जमीन बिकेगी, पैसा नहीं दे सकते। शहनवाज जी, हमको लगता है आपको कमेंट करना चाहिए। जिस किसानी का जिक्र हो रहा है, किसानी से जुड़े लोग के सामने अगर सवाल है, पारदर्शिता है नहीं, कुछ छुपाया भी जाता है, जो दिखलाया जाता है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। देखिए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आपने के पैनल पे ही बैठे साहब ने कहा कि हम 90% से ज़्यादा हमने इसमें किसान के लिए बजट बढ़ाया है। पहली बार किसान के फसल की बीमा की स्कीम आई है। सबका बीमा होता था, लेकिन किसान के हम जरा रोक रहे हैं। थाने में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।